चैप्टर 2 द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। इस चैप्टर के आपको सभी पार्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। पिछले वीडियो में हमने इरोजन और ग्रेडेशन के बारे में पढ़ा था। तो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन यानी कि ग्रेडेशन किस किस के कारण होता है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर से ग्रेडेशन होता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। ये एक इम्पोर्टेंट एजेंट है ग्रेडेशन का। ए रिवर लाइक एनी लिविंग फॉर्म हैज़ ए लाइफ साइकिल। एक रिवर जैसे कि मतलब दूसरों की एक लाइफ साइकिल होता है, लिविंग थिंग्स का लाइफ साइकिल होता है, ऐसे ही एक रिवर का भी लाइफ साइकिल होता है। इट टेक्स बर्थ इन अ माउंटेन और अ हिल, बिकम्स लार्जर where it is met by a number of tributaries, flows over plains and finally ends when it reaches the sea। अब देखो रिवर का लाइफ साइकिल देखो कहाँ से शुरू होता है भाई। इट टेक्स बर्थ इन अ माउंटेन और ए हिल। और जो रिवर है वो कहाँ पे जन्म लेती है, यहाँ कहाँ से शुरू होती है, एक माउंटेन से या कोई हिल पहाड़ या पहाड़ी से शुरू होती है। बिकम्स लार्जर वेयर इट इज़ मेट बाय ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जैसे एक बड़ी नदी है, बड़ी नदी के साथ जो दूसरी नदियाँ आपस में मिल जाती हैं उस नदी के साथ फिर उसको बोलेंगे हम कि वो जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो एक नदी में मिल रही हैं वो ट्रिब्यूटरीज है उसकी, ठीक है। फिर वो नदी क्या हो जाती है भाई, बड़ी हो जाती है। फ्लोज ओवर प्लेन, फिर वो मैदानों में आ जाती है। एंड फाइनली एंड्स व्हेन इट रिचेज द सी, और लास्ट में वो नदी ख़त्म हो जाती है जब वो समुद्र में मिल जाती है। तो हमने देखा कि कैसे एक नदी का भी एक लाइफ साइकिल होता है, रिवर का भी लाइफ साइकिल होता है। इन इट्स अर्ली स्टेज द रिवर इज़ यंग। और अर्ली स्टेज में हम कह देंगे कि भाई रिवर क्या है, यंग है, ठीक है। इट फ्लोज ओवर स्टीप माउंटेन वेयर इट्स रेट ऑफ इरोजन इज़ मैक्सिमम। और जब ये ऊपर से बहती है किसी माउंटेन से मतलब तीखी ढलान से जब वो बहती है तो रेट ऑफ इरोजन इज़ मैक्सिमम। जो रेट ऑफ इरोजन है यानी कि जो अपने साथ वो मिट्टी वगैरह या रॉक्स के पार्टिकल वगैरह बहा के लाती है वो बहुत ही तेज़ होता है। ड्यू टू डाउन कटिंग वर्क ऑफ ए रिवर इट फॉर्म स्ट्राइकिंग यूथफुल फीचर्स लाइक आई शेप्ड एंड वी शेप्ड वैलीज। अब जब जब मतलब नदी नीचे की तरफ आती है तो फिर एक तरह से वो कटाव करती चली जाती है, मतलब जो भी उसके रास्ते में आता है उसमें इरोजन करती चली जाती है। और फिर क्या करती है वो आई शेप्ड या वी शेप्ड की वैलीज बनाती हैं, जो मतलब आप कह सकते हैं जो पहाड़ों के बीच में आप कह सकते हैं जो वैलीज हैं, एक तरह का छोटे छोटे आप कह सकते हैं मैदान, ठीक है, इस तरह का वो बनाती चली जाती हैं वैलीज। वाटरफॉल्स बनाती हैं। एज द रिवर एंटर्स इनटू द प्लेन्स इट कम्स टू द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। और जब वो प्लेन्स में आ जाती है, मैदानों में आ जाती है, जब वही नदी जब मैदान में आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि अब वो रिवर मैच्योर हो चुकी है, पूरी बड़ी बन चुकी है। हेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड द स्लोप ऑफ लैंड डिक्रीजेज रिजल्टिंग इन स्लो स्पीड ऑफ द रिवर। अब क्या होता है जब वो मैदानों में आ जाती है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज, उसमें नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड स्लोप ऑफ लैंड डिक्रीजेज, और जो लैंड का स्लोप है यानी कि जो ढलान है वो कम हो जाती है। और इस तरह से जो नदी की स्पीड मैदानों में आके कम हो जाती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिवर इज सेड टू फ्लो थ्रू मिएंडर्स। अब इस स्टेज में जब वो मैदानों में आ जाती है, जब वो मैच्योर हो जाती है नदी, तो इस स्टेज में वो मिएंडर्स की फॉर्म में फिर फ्लो करती है, बहती है। मिएंडर्स होता है जैसे कि जैसे ये बल खा के चलती है नदी, जैसे देखो सांप की तरह चल रही है ना, फिर मैदानों में आके ये नदी बल खा के चलने लगती है, यानी कि ये सांप जैसे चलता है उस तरह से हो जाती है उसकी, उसको बोलते हैं हम मिएंडर। Before meeting the sea, the river becomes large and sluggish and gets divided into several distributaries।
अब बिफोर मीटिंग द सी, जब वो नदी समुद्र में मिलने से पहले रिवर बिकम, जो रिवर है वो लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, एंड स्लगिश, और उसकी जो रफ्तार है वो बहुत ही धीमी हो जाती है, एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब वो नदी कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे आप कह सकते हैं छोटी छोटी धाराओं में, छोटी छोटी नदियों में, नालों में वो डिवाइड हो जाती है समुद्र में मिलने से पहले। इट नाउ कम्स टू इट्स ओल्ड एज, अब उसको कह देंगे कि भी अब ये नदी ओल्ड एज में, ओल्ड स्टेज में आ चुकी है। द रिवर दस डिपॉजिट्स सिल्ट, सैंड एंड सेडिमेंट्स ओवर ए लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ। अब जो रिवर है अब मतलब समुद्र में मिलने से पहले क्या करती है, द डिपॉजिट करती है, इकट्ठा कर देती है, क्या 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 जमा कर देती है वहाँ पे, सिल्ट, सैंड और सेडिमेंट्स, जो भी उसके साथ नदी के साथ बह के सिल्ट, गाद, मिट्टी वगैरह आती है, उसको वो आप अपने मुंह पे, उसको माउथ पे क्या कर देती है, इकट्ठा कर देती है, उसको नदी का माउथ बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसको, मैं चित्र से बताऊंगा आपको। दिस लार्ज डिपोजिशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, और यही जो जो वहाँ पे जो गाद, ये सेडिमेंट वगैरह, जो मिट्टी वगैरह इकट्ठी हुई है नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, उसी से ही क्या बनता है, डेल्टा बनता है। द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और जो डेल्टा यानी कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से जो एक मैदान बनता है वो क्या है भाई, वो लार्जेस्ट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ बनाती हैं डेल्टा, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब ये देखो चित्र में समझा रखा है, इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके पास बड़ी क्लासों में भी आएगा डेल्टा क्या होता है। अब जैसे ये नदी आ रही थी, ये एक मेन रिवर थी, जब ये रिवर जब आई तो क्या हुआ भाई, ये कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में ये मतलब छोटी छोटी नदियों में ये बट गई, ठीक है, ये इसकी धारा कई नदियों में बट गई, और ये जो भी अपने साथ मिट्टी लाई है यहाँ पर, जो भी गाद, मिट्टी, ठीक है, सिल्ट, सेडिमेंट्स जो भी कहेंगे आपको, वो यहाँ पर वो एक तरह से इकट्ठा कर देगी, बिछा देगी, ठीक है। और यही जो है समुद्र में मिलने से पहले ऐसे, इसी को बोलेंगे हम माउथ ऑफ रिवर। ये क्या है, माउथ ऑफ रिवर। देखो इतना बड़ा ये मिट्टी मिट्टी का आप कह सकते हैं, गाद का ये एक तरह से मैदान सा बन गया है, इसी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आ गया भाई ग्लेशियर। अगला एजेंट ऑफ ग्रेडेशन क्या है, ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, इट इज़ बिलीव डैट ए मिलियन ईयर अगो द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अर्थ सरफेस वाज मच कूलर देन व्हाट इज़ नाउ। अब ये बिलीव किया जाता है कि लाखों साल पहले क्या, जो अर्थ का जो क्लाइमेट था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। जो हम मानते हैं कि भाई अब ये थोड़ा ठीक है, पहले क्या था, ये ठंडा था, अब जितना अब है उससे बहुत ज़्यादा ठंडा था। द अर्थ सरफेस वाज कवर्ड बाय आइस बट लेटर द टेम्परेचर बिगन्स टू राइज ग्रेजुअली। जो अर्थ का जो टेम्परेचर था, जो कवर्ड, ये जो अर्थ का जो सरफेस था वो आइस से ढका हुआ था, मगर बाद में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। दिस राइज इन टेम्परेचर रिजल्टेड इन मेल्टिंग ऑफ द आइस। और जो टेम्परेचर बढ़ा जब, तो मेल्टिंग ऑफ आइस हुआ, बर्फ़ पिघलने लगी। द मास ऑफ मूविंग आइस इज़ कॉल्ड ए ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या कहते हैं भाई, जो भी मास ऑफ मूविंग आइस, जैसे एक नदी पानी की बहती है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक रिवर होती है, रिवर बहती है, नदी में पानी बहता है, ऐसी आप इसको कह सकते हैं ये एक बर्फ़ की नदी है। ग्लेशियर क्या है, एक बर्फ़ की नदी है। जैसे नदी में पानी मूव करता है, ऐसे ही ग्लेशियर में मास ऑफ मूविंग आइस, आइस मूव करती है, बर्फ़ मूव करती है, और ये बहुत बड़ा होता है ग्लेशियर। इन इंडिया द ग्लेशियर आर फाउंड ऑन हाई एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयाज वेयर टेम्परेचर इज़ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर आपने इंडिया में ग्लेशियर देखना है तो ये कहाँ पाया जाएगा, हिमालय की ऊंची ऊंची जगह पर ये पाया जाएगा, हाई एल्टीट्यूड ऊंची जगह पर पाया जाएगा। वेयर टेम्परेचर इज़ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी क्या है, बिलो है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे है। आगे है लाइक रनिंग वाटर मूविंग आइस आल्सो इरोड्स लूज पार्टिकल और पार्ट ऑफ रॉक्स। जैसे कि रनिंग वाटर क्या करता है, जो लूज पार्टिकल को अपने साथ बहा कर ले आता है, ऐसी बर्फ़ भी यही काम करती है, ठीक है। ये भी रॉक्स के जो पार्टिकल होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसको अपने साथ बहा कर ले जाती है। इट टेक्स दैम अलोंग एंड डिपॉजिट्स दैम बिहाइंड व्हेन इट मेल्ट्स। और ये अपने साथ इसको ले जाती है और उसको वहाँ इकट्ठा कर देती है जब ये पिघलती है। जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी सैंड ह्यूज मासेस ऑफ
ice cover large area of a continent are called continental glacier like Antarctica and Greenland। और जो ह्यूज मासिस ऑफ बर्फ़ के जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं बड़े बड़े मासिस हैं जो, ठीक है, बहुत बड़े बड़े एरिया हैं बर्फ़ से ढके हुए एरिया, कवर लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट, जिसने लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा एरिया कवर कर रखा है, उसको हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स बोल देंगे, जैसे कि एंटार्क्टिका में है और ग्रीनलैंड में है। अदर ग्लेशियर्स विच ऑक्यूपाई स्मॉल एरिया ओवर द माउंटेन आर कॉल्ड माउंटेन ग्लेशियर। और जो दूसरे ग्लेशियर हैं जिन्होंने जो पर्वतों पर पहाड़ों पर थोड़ा सा एरिया कवर कर रखा है, उसको हम माउंटेन ग्लेशियर बोल देंगे। लाइक जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर है, ये इंडिया में है, एंड गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ द हिमालयज इन इंडिया। इंडिया में दो ग्लेशियर हैं, सियाचिन ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, हिमालय में, इनको हम माउंटेन ग्लेशियर बोल देंगे। देखो ये सियाचिन ग्लेशियर का दे रखा है, चित्र दे रखा है। अब डू यू नो में क्या है, द स्नो लाइन इज ए लाइन ऑन द हाई माउंटेन अबव विच द स्नो नेवर मेल्ट्स। अब स्नो लाइन क्या होते हैं भाई, ये पहाड़ों पे जो एक आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी लाइन है, आप कह सकते हैं कि उसके पार अबव विच, उसके ऊपर क्या है, विच द स्नो नेवर मेल्ट, जहाँ पे भाई जो बर्फ़ है वो कभी भी नहीं पिघलती। यानी कि जो स्नो लाइन के इज़ ए लाइन ऑन द हाई माउंटेन अबव विच द स्नो नेवर मेल्ट्स। इस लाइन के जो अबव है, ऊपर है, आप कह सकते हैं कि वहाँ पे हमेशा सारा साल बर्फ़ जमी रहती है। नेक्स्ट है एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो है विंड, यानी कि हवा। इन द रीजन्स वेयर देयर इज़ little rainfall and mere vegetation, the land is exposed to strong winds। जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, बहुत कम बारिश होती है, और जो वेजिटेशन है यानी कि पेड़ पौधे घास वगैरह बहुत कम होती है, ऐसा जो एरिया है वो क्या भाई, स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब कि हवा, उस मतलब उस एरिया में क्या है भाई, हवा से को वो एरिया एक्सपोज्ड हो जाता है, यानी कि हवा का उस एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ना तो वहाँ पे रेनफॉल होती और ना ही वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। द लूज रॉक पार्टिकल्स आर ईजिली ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। और जो भी वहाँ पे जो लूज पार्टिकल होते हैं रॉक्स के, वो आसानी से हवा से उड़ जाते हैं। दस द विंड इज़ आल्सो एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, यानी कि हवा भी एक एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है। द एक्शन ऑफ द विंड इज़ मोस्ट कॉमन इन द डेजर्ट रीजन। और आप इसको जो मरुस्थली एरिया होता है, रेगिस्तानी एरिया होता है, वहाँ पे आप हवा का जो एक्शन है, हवा का जो काम है, वो देख सकते हैं कि कैसे हवा उड़ा कर ले जाती है अपने साथ मिट्टी के कण, रॉक्स के कण। डू यू नो में क्या है, एयर कैन नाइदर बी सीन नॉर फेल्ट बट द स्विफ्ट हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज फेल्ट एंड इट इज़ कॉल्ड विंड। एयर को ना तो हम देख सकते ना ही फील कर सकते, ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे भाई, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर है। हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर को ही हम विंड कहेंगे, कि जब हवा ऐसे बहे, इस तरह से बहे, इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल मूवमेंट, या फिर इस तरफ को बहे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, और इसको बोल देंगे हम विंड। विंड कैसे कहते हैं भाई, या तो हवा इधर से इधर बहे या फिर इधर से इधर बहे, उसको हम बोल देंगे विंड। The strong wind has the capacity to rub and scrape rocks, resulting in strange-shaped rocks like mushroom rocks। अब जो तेज़ हवा होती है उसमें ये कैपेसिटी होती है कि जो वो रॉक्स को रब करती है, रगड़ती है और उसमें टूट फूट करती है, जिसके कारण जो रॉक्स हैं वो मशरूम लाइक हो जाती हैं, जैसे मशरूम होता है उसकी शेप हो जाती है रॉक्स की। द कैरिड मटेरियल इज़ देन डिपॉजिटेड एट न्यू प्लेस व्हेन एवर द स्पीड ऑफ विंड स्लोज डाउन। और जो अपने साथ ये जो हवा अपने साथ जो मटेरियल लेके आती है, जो भी पार्टिकल लेके आती है, उसको दूसरी जगह पर इकट्ठा कर देती है जहाँ पे मतलब हवा की स्पीड कम हो जाती है। दिस फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ सैंड ड्यून। इसके कारण अलग अलग टाइप के क्या बन जाते हैं भाई, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, रेत के टीले बन जाते हैं, आप कह सकते हैं रेत की पहाड़ियाँ सी बन जाती हैं। अगर आपने ये रेत के टीले देखने हैं, सैंड ड्यून्स कैन बी फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान इन इंडिया। और जो सैंड ड्यून्स आप देख सकते हैं, जो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, रेगिस्तान में आप रेत के टीले देख सकते हैं।
आगे है सी वेव्स, जो समुद्र की जो लहरें हैं, आप वेव्स हैं, वो भी क्या करती हैं भाई, ग्रेडेशन का काम करती हैं। दूसरे पार्टिकल्स को वो तोड़ती हैं, उनको along the seashore, sea waves are the most powerful agent of gradation. Along the seashore यानी कि समुद्र के किनारे जो सी वेव्स होती हैं वो मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन होती हैं। द कंटिन्यूस स्टैकिंग ऑफ सी वेव्स ब्रेक्स द रॉक्स। और देखो आपने देखा होगा समुद्र के किनारे जो पहाड़ियाँ होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, उनको वो लगातार उनसे टकराती रहती हैं, जिससे वो जो रॉक्स हैं वो टूटती रहती हैं। सच कंटिन्यूस इरोजन फॉर्म स्टीप साइडेड क्लिफ फेसिंग द सी। और इस जो कॉन्टीन्यूस जो लगातार जो वेव्स हैं वो टकराती रहती है रॉक से, उसके कारण स्टीप साइडेड क्लिफ बन जाती हैं, एक तरह से ये पहाड़ियाँ सी बन जाती हैं, ठीक है, जिनका मुंह समुद्र की तरफ होता है। देखो जैसे ये चित्र में दिखा रखा है, ये बिल्कुल खड़ी पहाड़ी सी बन जाती है, लगातार ये समुद्र की लहरें टकराती रहती हैं, घिसती रहती हैं ये पहाड़ियाँ, और इस तरह की हो जाती हैं। द इरोडेड मटेरियल में देन बी डिपॉजिट अलॉन्ग द कोस्ट फॉर्मिंग बीचेज। और जो भी या इन पहाड़ियों से जो भी मटेरियल निकलता है उससे क्या बनते हैं भाई, अलोंग द कोस्ट, समुद्र के किनारे क्या बन जाते हैं भाई, बीचेस बन जाते हैं, जहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है, बीचेस में। ह्यूमन बींग्स आल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द लैंड। और ह्यूमन बींग्स होते हैं जो, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं अगर किसी लैंड को उसके क्रूशियल रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ लैंड, लैंड को चेंज करने में, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल इन्वायरमेंट टू ए लार्ज एक्सटेंड। ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, फैक्ट्रियाँ वगैरह या दूसरे काम धंधे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। द ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्स लैंड यूज लाइक क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड न्यू ह्यूमन सेटलमेंट एट्सेट्रा। और जो ह्यूमन क्या कर रहा है, एक्टिविटी कौन कौन से काम कर रहा है, जंगलों को साफ़ कर रहा है खेती बाड़ी के लिए, रोड्स बना रहा है, कंस्ट्रक्शन सड़कें बना रहा है, और न्यू ह्यूमन सेटलमेंट बना रहा है, नई मतलब आप कह सकते हैं आदमियों को बसाने के लिए नई बस्तियां बना रहा है, जिसके कारण हमारा जो लैंड का वो बहुत ही नुकसान हो रहा है। दीज आर ए वेरी फ्यू एग्जाम्पल विच चेंज द लैंड सरफेस। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे कि भाई हमारा जो लैंड का जो सरफेस है वो चेंज हो रहा है। Human beings need to take care of all the resources for maintaining ecological balance। जो ह्यूमन बींग्स को है अब ये ज़रूरत है कि वो मतलब कि मेंटेन करें, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करे, यानी कि इन्वायरमेंट को वो मतलब यूज़ तो करे सभी चीज़ों का, मगर इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना कर रखे। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये ऐसा तभी हो सकता है जब हम क्या करें भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, यानी कि सोच समझकर डेवलपमेंट करें, चीज़ों का यूज़ भी करें, मगर इस तरह से यूज़ ना करें कि वो आगे मतलब वो चीज़ ख़त्म ही हो जाए। मान लो कि जंगल है, अगर जंगलों को काटेंगे तो आगे जीव जंतु सारे ख़त्म हो जाएंगे, बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए रिसोर्सिस का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करनी चाहिए।